Welcome class 7. Today I am going to start chapter 4 of civics, growing up as boys and girls. ओके बेटा, तो आप चैप्टर 4 में सिविक्स का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपके हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है सिलेबस में। तो आप देखो, चैप्टर का नेम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। बेटा कह रहा है कि एक लड़का या एक लड़की होना किसी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लड़की हैं या लड़का है, वह हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन द टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। बेटा कह रहा है कि जिस समाज में हम बड़े होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा कि क्या कह रहा है ये लाइन, कि जिस समाज में हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़कियों और लड़कों के लिए किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि हम लड़का है लड़की हैं तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। फिर व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, और समाज हमें ये भी सिखाता है कि लड़कों को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या करना चाहिए। लड़के क्या कर सकते हैं और लड़कियां क्या कर सकती हैं। आगे बेटा, वी ऑफ्टेन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। बेटा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में एक थिंकिंग आती है, यह सोचकर बड़े होते हैं कि हर जगह जो भी कंडीशंस होंगे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए वो एक जैसी होंगी, बट ऐसा है नहीं है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर थिंकिंग आती है कि एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह गर्ल्स और बॉय के लिए एक जैसा माहौल होगा, एक जैसा व्यवहार। बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे। लेकिन बेटा क्या आप सोच सकते हो कि सारी सोसाइटी, हमारे देश में जितनी सोसाइटी हैं, समाज हैं, जितने स्थान हैं, क्या लड़के और लड़कियों की एक दृष्टि से देखा जाता है? आप सोचो कि क्या ऐसा है हमारे कंट्री में या हमारे सोसाइटी में कि प्रत्येक जगह एवरीवेयर बॉयज और गर्ल्स को एक नज़रिए से देखा जाता है, एक प्रकार से देखा जाता है, कोई उसमें विभेद या अंतर नहीं किया जाता। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बेटा इसी क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि वास्तव में जो हमारा समाज है क्या लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता। दूसरा टॉपिक कि क्या हर जगह हर समाज में लड़के और लड़कियों को एक दृष्टि से देखा जाता है, एक नज़रिए से देखा जाता है। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. ओके बेटा, तो इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे? हम यह भी इस चैप्टर में देखेंगे कि जो लड़के और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी जाती हैं, उन्हें पुरुषों और महिलाओं के रूप में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए कैसे तैयार करती हैं। यानी इस चैप्टर में हम यह भी देखेंगे जो बॉय और गर्ल्स हैं वो जब बड़े होते हैं मेन और वुमेन का रूप धारण करते हैं, तो जो उनकी भूमिकाएं हैं वह उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं या कैसे समाज में दिखाते हैं और कैसे वहन करते हैं अपनी भूमिकाओं को। क्लियर बेटा? वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। बेटा इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग सोसाइटी जो होते हैं पुरुषों को कुछ और महत्व देते हैं, औरतों को कुछ और महत्व देते हैं। यानी जो बॉयज पुरुष का रूप लेते हैं और जो गर्ल्स वुमेन का रूप लेते हैं उनको वह अलग अलग वैल्यू देते हैं। तो बेटा ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग वैल्यू होते हैं, वह चीज़ हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूएबल लेस दैन द रोल्स मैन प्ले एंड दे वर्क दे डू। बेटा हमारे समाज में औरतें कुछ भी करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो पुरुषों से कम काम कर, चाहे वो कोई भी काम हो। आप देखते हो कि औरतें कितना भी काम करती हैं, महिलाएं जितना भी काम करती हैं, उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम आंका जाता है कि नहीं वो काम जो भी कर रही हैं वो पुरुषों से कम कर रही हैं, जबकि ऐसा बेटा नहीं है। क्लियर? तो बेटा इस टॉपिक में यही बताया गया है कि जो बॉय और गर्ल्स हैं उनको अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है, और जो गर्ल्स और बॉयज बड़े होके मेन और वुमेन का रूप धारण करती हैं, उनकी जो समाज में भूमिकाएं होती हैं उनको वह कैसे अदा करती हैं, कैसे निभाती हैं। और इसमें ये भी हम पढ़ेंगे कि उनकी वैल्यू, और वह सारे काम पुरुषों वाली करती हैं फिर भी उन्हें हमारे पुरुष
समाज में कम आंका जाता है, कम वैल्यू दिया जाता है। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ के फ्यूचर, प्रेजेंट के और पास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं वास्तव में जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसा क्यों करती है या ऐसा क्यों माना जाता है। क्लियर बेटा? एक टॉपिक और है बेटा, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो पुरुष है और महिलाएं हैं उनके बीच असमानताएं क्यों आती हैं, आखिर कैसे उनका जन्म होता है। जो असमानताएं हमारे समाज देती हैं कि नहीं पुरुष अधिक काम करते हैं, महिलाएं कम काम करती हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो ये थिंकिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है, उस चीज़ को भी, उस टॉपिक को भी इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो बेटा ये फर्स्ट पैरा था, अब मैं सेकेंड पैरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेटा यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, ग्रोइंग अप इन सोमान, सामान कह सकते हो बेटा, ठीक ना, सामोन इन द 1920, सामोन है बेटा, याद रखा यन इसमें से गायब हो गया है, ये सामोन है। अब सामोन क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक आइसलैंड का नाम है, ग्रोइंग अप इन सामोन इन द 1920। तो बेटा द सामोन आइसलैंड आर पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो बेटा सामोन द्वीप क्या है, प्रशांत महासागर के दक्षिण हिस्से में छोटे द्वीपों का एक बड़ा समूह का हिस्सा है, यानी कह सकते हो एक आइसलैंड है जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन द 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन सामोन सोसाइटी चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल। बेटा 1920 में एक रिसर्च हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। ठीक, देखो दिया हुआ है कि रिसर्च रिपोर्ट ऑन सामोन सोसाइटी चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो सामोन के जो बच्चे थे बेटा, उस महाद्वीप के जो बच्चे, उस आइसलैंड के जो बच्चे थे वो 1920 में स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन और द हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रेन एंड फ्रॉम एडल्ट्स। बेटा क्या कह रहा है कि उन्होंने कई चीज़ें सीखी, जैसे कि बच्चों की देखभाल करें, कैसे करें, या बड़े बच्चों से घर का काम करवाएं, और वयस्कों से द्वीपों पर मछलियां पकड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि थी। यानी बेटा आप कह सकते हो कि वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे, उसके बदले वो क्या करते थे कि बच्चों की देखभाल कैसे करी जाती है। ठीक, यानी अपने छोटे भाई बहन की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, घर का काम हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता था उनको। यानी स्कूल वो नहीं जाते थे, स्कूल के इंस्टीड उनको क्या सिखाया जाता था कि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख कैसे कर सकते हैं, या कह सकते हो आप कि वो हाउस होल्ड वर्क, घर का काम कैसे कर सकते हैं, एंड जो बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख कैसे कर सकते हैं। फिर बेटा फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइसलैंड। बेटा वहाँ की जो फिशिंग एक्टिविटी यानी मछली पकड़ने की जो प्रक्रिया थी वह एक प्रमुख एक्टिविटी थी, एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी। यानी आप कह सकते हो कि फिशिंग करना, वहाँ पे मछली पकड़ना वहाँ का एक एक्टिविटी थी या व्यवसाय था जिससे लोगों का घर चलता था। यंग पीपुल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। बेटा जैसे ही बच्चे बड़े होते थे वहाँ पे मछली पकड़ने सीख जाते थे, लेकिन वो जब मछली पकड़ने के योग्य नहीं थे, या कह सकते हो कि मछली पकड़ने के लिए एक्टिविटी में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे, तो उनसे दूसरा काम उन्हें सिखाया जाता था, जैसे हाउस होल्ड का काम करना, अपने छोटे भाई बहनों को देखना। लेकिन फिशिंग एक्टिविटी थी, जो ही वो एडल्ट होते थे वह फिशिंग का काम करना शुरू कर देते थे, यानी मछली पकड़ना शुरू कर देते थे। क्लियर बेटा? तो इस पूरे पैरा में क्या कह रहा है कि बेटा सामोन जो है एक आइसलैंड है जो पैसिफिक ओशन के दक्षिणी पार्ट में पड़ता है, और इसके एक रिपोर्ट वहाँ पे एक रिसर्च किया गया, उसके रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि वो क्या सीखते थे कि अपने छोटे भाई बहनों को देख रेख कैसे किया जाता है, देखभाल कैसे किया जाता है, घर का काम कैसे किया जाता है। और जब वो बड़े होते थे तो मछली पकड़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे मछली पकड़ना उनकी एक एक्टिविटी थी। यानी हर फैमिली, जो भी फैमिली उस आइसलैंड पे रहता था, उसकी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी मछली पकड़ना। और मछली पकड़ना सीखने से पहले वह घर के कामों को सीखते थे, कह सकते हो जैसे बच्चों की देख रेख करना, खाना बनाना, या प्लस घर में और बहुत से काम होते हैं उसको सिखाया जाता था। और जो ही वह एडल्ट होते थे मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते थे। देखो बेटा यहाँ पे दिया भी हुआ है
कि एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। बेटा जैसे ही बच्चा बड़ा होता था, यानी कह सकते हो कि जैसे ही वो चलना शुरू करता था, उनके घर में जो एडल्ट होता था या माँ होती थी वह उनकी देखभाल नहीं करती थी। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑब्टेन एज यंग एज 5 years ओल्ड टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बच्चे 5 साल से ऊपर के थे वह अपने छोटे भाइयों बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, यानी वह उनकी देख रेख करते थे। फिर बेटा देखो, बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 9 years ओल्ड ही ज्वाइंड द ओल्डर बॉयज इन द लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। बेटा जैसे ये बच्चे 9 साल क्रॉस करते थे वह बाहर जाते थे और ओल्डर बच्चों को ज्वाइन करके फिशिंग और प्लांटिंग यानी कोकोनट नारियल का पेड़ लगाना और मछली पकड़ना सीखना शुरू कर देते थे। यानी आप कह सकते हो कि 9 साल से पहले जो बच्चे थे वो अपने से छोटे बच्चों का देख रेख करते थे, क्योंकि उनके घर के जो एडल्ट्स थे, औरतें थी, वह देख रेख नहीं करती थी, वो बाहर मछली पकड़ने का काम, प्लांटिंग का काम करती थी। और जो छोटे बच्चे थे जो ही 9 years क्रॉस करते थे वह भी बाहर जाके जॉब करने लगते थे। जॉब में क्या था उनका? फिशिंग यानी मछली पकड़ना और कोकोनट का पेड़ लगाना, पौधा लगाना। नेक्स्ट बेटा, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू अर्न फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स, बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। बेटा लेकिन 9 साल के बाद सिर्फ लड़के ही बाहर निकलते थे, जो लड़कियां होती थी वो अभी घर में ही रहती थी और अपने घर का काम और अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करती थी। लेकिन जैसे ही लड़कियां भी 14 years की होती थी, यानी टीनेजर्स मतलब कह सकते हो बेटा 14 years क्रॉस कर जाती थी, जो ही लड़कियां 14 years क्रॉस करती थी वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती थी और बाहर निकल के मछली पकड़ने का काम, प्लांटिंग का काम शुरू कर देती थी। लेकिन जब तक वो टीनेजर्स नहीं होती थी, यानी 14 years क्रॉस नहीं करती थी, तब तक वो घर में रहकर ही अपने छोटे भाइयों बहनों की देखरेख करती थी, घर का काम करती थी। लेकिन जो लड़के होते थे वो लगभग 9 साल के बाद बाहर निकल जाते थे और फिशिंग और प्लांटिंग का काम शुरू कर देते थे। लेकिन जो लड़कियां हैं वो 14 years की जब हो जाती थी, क्रॉस कर जाती थी, तब उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलती थी और वह मछली पकड़ना का काम शुरू करती थी या प्लांटिंग का काम, जो भी बाहरी जॉब था वो 14 years के बाद करती थी। यहाँ देखो, फ्रीडम आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, यानी 14 साल होने के बाद ही वह लड़कियां बाहर निकलती थी और जो भी बाहर का जॉब था वह करती थी। लेकिन 14 years से पहले वो घर में ही रहती थी और छोटे भाइयों बहनों की देखरेख और घर का काम करती थी। क्लियर बेटा? तो बेटा इस पूरे रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आया उसमें यही दर्शाया गया कि जो उस आइसलैंड के एडल्ट थे, वोमेन थे, वो घर पे काम नहीं करती थी। बच्चा जब वॉक करना शुरू कर देता था, यानी चलना शुरू कर देता था, या कह सकते हो दूसरी भाषा में कि 5 साल क्रॉस करता था, तो वो घर पे रहता था, घर का काम सीखना शुरू कर देता था, अपने छोटे से भाइयों बहनों की देखरेख करना शुरू कर देता था। जब वो 9 साल का होता था तो वह बाहर निकलता था और मछली पकड़ने और प्लांटिंग का काम सीखता था। उसके बाद लड़कियां फिर भी घर में रहती थी, लड़कियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता कम मिलती थी। जब वो 14 years की हो जाती थी तब वो बाहर निकलती थी और फिशिंग का काम और प्लांटिंग का काम करती थी। तो बेटा ये रिपोर्ट था। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो वहाँ रिसर्च किया गया, तो रिसर्च में ये देखा गया कि ऐसे ऐसे कंडीशन वहाँ पे हो रहे हैं। क्लियर बेटा? तो बेटा ये 2 पैराग्राफ मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।